हेलो एवरीबॉडी। तो ये स्पेक्ट्रम का तीसरा वीडियो है। तो दो वीडियो अपलोडेड है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि यूरोपियों का आगमन, ये चैप्टर का नाम है। तो यूरोपियों का आगमन की शुरुआत कैसे हुई, इसका ताल्लुकात पुनर्जागरण से है। और इटली का एकाधिकार जो पूर्व के व्यापार पर था यूरोप में, तो इससे क्या हुआ कि इटली का कारोबार तो हो रहा था भारत के साथ, और फिर इस साइड में अरब सागर में मुसलमानों का हो रहा था। तो ये दोनों के बीच में पुर्तगाल और स्पेन को ये चीज़ खल नहीं रहा था। वो चाह रहे थे कि जो एकाधिकार है इटली का, यानी कि वेनिस का और मुसलमानों का, ये टूट जाए। तो इसके लिए उसने काफ़ी प्रयास किए। तो यही प्रयास में जो है ये लोग इसको प्रेरणा मिली भारत की तरफ यात्रा करने की। तो इसमें बार्थोलोमियाज और कैब्रेल ये सब लोग आने के लिए जो है केप ऑफ गुड होप तक आ चुके थे, लेकिन बाद में इनको वापस जाना पड़ा। लेकिन वास्को डी गामा मई 1498 में 15 मई 1498 में ये पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? भारत को पहुंच गया। फिर यहाँ पहुंचने के बाद इसने जमोरिन नाम के एक राजा ने इसका वेलकम किया। अब वेलकम करने के बाद सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन कुछ ही दिन में जमोरिन को पता चल गया कि पुर्तगाली मुसलमान व्यापारी को भगाना चाहता है। तो जमोरिन को अच्छा नहीं लगा, उसने मुसलमान व्यापारी की मदद की। अब पुर्तगाली और मुसलमान व्यापारियों के बीच में जो झगड़ा था, जमोरिन भी उसका सपोर्ट कर रहा था। तो अब रिश्ते ख़राब हो गए थे। जमोरिन, अब देखिए यहाँ पर से शुरू होता क्या है। तो ये चीज़ जब जमोरिन को पसंद नहीं था कि मुसलमान व्यापारी को हटाया जाए यहाँ से, तो अब क्या हुआ कि जमोरिन से भी जो है रिश्ते ख़राब हो गए पुर्तगालियों के। तो पुर्तगालियों ने बेहद चतुराई पूर्वक क्या किया, कोचिन और कालीकट की शत्रुता का लाभ उठाया। देखिए हमारी सबसे बड़ी खामियां हमेशा रही कि हर एक राजा का दूसरे राजा के साथ पंगा चलता था। अब जो कालीकट के जो राजा थे जमोरिन, अब इसका भी पंगा था कोचिन के राजा के साथ। तो इसका फ़ायदा उठा लिया कौन? पुर्तगाली। तो कैसे उठाया? तो 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मिस्र के शासक ममलूक द्वारा भेजे गए जहाजी बेड़ों को पराजित कर दिया। जो अरब व्यापारियों की हेल्प करने के लिए आया था, इसको हरा दिया। अब 1510 में गोवा पर एकाधिकार कर लिया और उसे अपना प्रशासनिक केंद्र बना लिया। तो समझ याद रखिएगा, 1510 में ही वास्को डी गामा ने जमोरिन, ठीक है, जमोरिन ने कब्जा कर लिया 1510 ईस्वी में, गोवा पर कब्जा कर लिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ? तो स्पेनिश सम्राट चार्ल्स पंचम द्वारा हिंद महासागर में अपने हितों को छोड़ने और सुदूर पूर्व में फिलीपींस तक अपने सीमित रखने की घोषणा के पश्चात पुर्तगाली पूर्वी समुद्र के क्षेत्र एक छत्र बादशाह हो गए और जिसे इस्तादो द इंडिया के नाम से जाना गया। तो अब पुर्तगाली सबसे पहले रास्ता खोजा। अब उसको लगा कि भाई रास्ता हमने खोजा है तो एकाधिकार हमारा ही होगा, और इसके लिए उसने नेवी को मजबूत किया। और मजबूत होने के बाद फिर जो पुर्तगाल का जो राजा था, उसने ये घोषित भी कर दिया कि अब पूर्व के पूरे व्यापार के ऊपर फिलीपींस तक हमारा अधिकार है। और इसके लिए जो है एस्तादो द इंडिया का नाम से ये जो है ये मशहूर हो गया, ठीक है। तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सूत्रपात होना शुरू हो गया। गोवा हमने देखा 1510 ईस्वी में कब्जा कर लिया। तो पुर्तगाली भारत का एक नया इतिहास वर्ष 1505 में प्रारंभ हुआ। पुर्तगाल के सम्राट ने 3 वर्षों के लिए भारत में गवर्नर नियुक्त किया और उसे पुर्तगाली हितों की रक्षा हेतु पर्याप्त सुविधा के लिए बल प्रदान किया। अब देखिए आप सिस्टम, अब देखिए अब क्या हो रहा है, प्रशासनिक चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश हो रही है। 1505 में क्या हुआ कि जब ये सुनिश्चित हो गया कि अब पुर्तगाली का जो है यहाँ पर पैर जम गए, तो पुर्तगालियों हितों की रक्षा करने के लिए अब जो है 3 साल के लिए गवर्नर नियुक्त किया जाने लगा पुर्तगाल से। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, तो सवाल बहुत बना है ये, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा नव नियुक्त गवर्नर जो है भारत में पुर्तगाली की स्थिति को, यानी कि लाभ को सुदृढ़ करने के लिए जो है बनाया गया था। तो आरमूज और मलक्का को जब्त करके मुस्लिम व्यापार बर्बाद करने का निर्देश दिया गया और उसे जादिवा, कोचिन, कन्नौर और किलवा में किलेबंदी करने की सलाह दी गई। तो ये जो अल्मेडा थे, इनको क्या करने के लिए 3 साल के जो गवर्नर बन गया है, तो इनको कहा कि अब क्या करो, आरमूज और मलक्का ये जो इलाका है जहाँ मुस्लिम व्यापार जो है यहाँ पर जो गतिविधियाँ इसको बर्बाद कर दो, और अंजादिवा और कोचिन और कन्नौर और किलवा में किलेबंदी बनाई जाए। तो अल्मेडा का जो है ये 3 साल का ये कार्यकाल में ये चीज़ें रही। तो वेनिस के घटते व्यापार पर नज़र रखते हुए, जिनका आकर्षक व्यापार पुर्तगाली हस्तक्षेप के कारण खतरे में था, तो वेनिस जो कि पहले से ही एशिया से व्यापार कर रहा था, खासतौर से भारत इंडियन सब कंटिनेंट से, तो इटली को भी पसंद नहीं आएगा कि पुर्तगाली जिस तरीके से जो हस्तक्षेप कर रहा है हमारे व्यापार के ऊपर। तो पुर्तगाली हस्तक्षेप के कारण खतरे में था। तो मिस्र ने पुर्तगाली को रोकने के लिए लाल सागर में अपनी चौकसी बढ़ा दी। अब मिस्र जाहिर सी बात है मुसलमानों की वहाँ पर हुकूमत थी, तो उसने चौकसी बढ़ा दी पुर्तगालियों के व्यापार को रोकने के लिए। तो डी अल्मेडा, जिसे उत्तरी अफ्रीका में मूर से युद्ध करना पड़ा, और जल्द ही इस चुनौती से उबर गया। और हालांकि 1507 में पुर्तगाली के एस्कावेड्रन को मिस्र के और गुजराती नौसेना में संयुक्त रूप से द्वीप से हटकर समुद्री युद्ध में हरा दिया और अल्मेडा का पुत्र मारा गया। अगले वर्ष अल्मेडा ने दोनों की नौसेनाओं को पूरी तरह ध्वस्त करके हार का बदला ले लिया। मतलब वेनिस भी सपोर्ट कर रहा था मिस्र की, खासतौर से कि जब उनका हस्तक्षेप हो रहा था यहाँ के व्यापार पर, जो वेनिस का व्यापार था, और ख़ासतौर से मिस्र का,
जो लाल सागर में जिन्होंने चौकसी बढ़ा दी थी, तो फिर पुर्तगालियों का ज़्यादा कंट्रोल पानी के ऊपर था। तो इस कंट्रोल को बरकरार रखने के लिए इन्होंने पूरी तरीके से जो है अल्मेडा ने अपना पूरा दम लगा दिया, और इसमें उसका पुत्र भी जो है शहीद हुआ, यानी कि मारा गया। फिर उसके बाद जो है इनको क्या हुआ कि इनका बदला जो है इन्होंने पूरी तरीके से वहाँ पर अपना वर्चस्व कायम करके लिया। तो विस्तार कर रहा है कि गोवा पहले कब्जा किया 1510 में, और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि मलक्का का, और फिर उसके बाद मिस्र के एकाधिकार को तोड़ना और वेनिस के एकाधिकार को तोड़ना। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसने भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में अल्मेडा का स्थान लिया। अब अल्मेडा का 3 साल का काम खत्म हुआ, तो अब इसके जगह पर आया अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त हुआ अल्मेडा की जगह पर। तो इसके पास अधिक एक व्यापक रणनीति थी, और पूरब में अपनी मृत्यु से पहले पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना पूरा कर लेना चाहता था ये, कि इसकी रणनीति भी अच्छी थी, बड़ा मतलब जुझारू व्यक्ति था ये, और ये जो है अपना पुर्तगाली साम्राज्य कायम कर लेना चाहता था इसके मौत से पहले, तो पूरा कर लेना चाहता था। उसने पुर्तगाली के लिए हिंद महासागर के रणनीतिक नियंत्रण के हेतु समुद्र के सभी प्रवेश द्वारा अपने बेस स्थापित किया। भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में निर्णायक भूमिका तय किया गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, यानी कि हर जगह पर समुद्र के रास्ते पर इन्होंने अपना एक बेस बनाया और अपनी स्थिति को मजबूत रखा, और धीरे धीरे जो है कंट्रोल करता रहा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। देख सकते हो किस तरीके से ये वर्चस्व कायम कर रहा है। तो अल्बुकर्क एस्क्वेड्रन कमांडर के रूप में 1503 में भारत आया था, कमांडर के रूप में आया था, लेकिन 1509 में उसे वायसराय नियुक्त कर दिया गया, और 1515 में उसने भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में अच्छा भूमिका निभाया। तो उसने 1510 में बीजापुर से गोवा छीन लिया, और गोवा एक प्राकृतिक बंदरगाह था, सामरिक स्थल भी था। पुर्तगाली मालाबार व्यापार में नियंत्रण करते थे। मालाबार देख रहे हो, वो इलाका जो समुद्री साहिल से टच करता है, तो ये जाहिर सी बात है समुद्र पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, तो वो सब इलाका इसके कंट्रोल में आना ही था। तो दक्षिण के राजाओं की नीति का निरीक्षण भी इस आधार पर पुर्तगाली गोवा के सामने की मुख्य भूमि दमन, राजौरी, दाबोल बंदरगाहों पर भी जो है कब्जा जमा लिया। तो अल्बुकर्क ने हिंदू महिलाओं के साथ विवाह किया, और 1515 में ही मलक्का और कुर्मुस ईरान पर पुर्तगाली आधिपत्य कायम हो गया। तो अल्बुकर्क के समय पुर्तगाली भारत में एक मजबूत नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुका था। मतलब अल्बुकर्क का देख रहे हो काम, 1510 में इसने जो है 1503 में आया था कमांडर के रूप में, 1509 में जो है वायसराय नियुक्त हो गया, 1515 में जो है पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में बहुत बड़ा भूमिका निभाया, 1510 में बीजापुर पर कब्जा किया, और 1500 देख सकते हो अल्बुकर्क ने हिंदू महिलाओं के साथ विवाह भी किया, और 1515 में मलक्का और कुर्मुस ईरान में पुर्तगाली आधिपत्य जो है कायम कर लिया। ये तो गोवा पर कब्जा 1510 में कैसे किया? तो अल्बुकर्क ने गोवा पर आसानी से कब्जा कर लिया, जो बीजापुर के सुल्तान का प्रमुख वतन था। ये बीजापुर के सुल्तान के पास था। यह अलेक्जेंडर के बाद पहला भारतीय क्षेत्र था जो यूरोपियों के अधीन आया। मलक्का पर 1511 में ही पुर्तगाली प्रभुत्व कायम हो चुका था। लाल सागर के मुहाने पर स्थित सोकोत्रा द्वीप, सुमात्रा के द्वीप, श्रीलंका के कोलंबी इत्यादि में नए किले स्थापित किए गए। जावा, थाईलैंड, पेगू इत्यादि से भी संपर्क स्थापित किए गए। तो 1518 में पुर्तगालियों ने चीन की संचाओं द्वीप पर भी बस्ती बसानी शुरू कर दी। तो हर जगह पर जो आइलैंड कंट्री था वहाँ पर पानी के समुद्र के रास्तों के ऊपर जो है पत्तन, जहाँ से सामान आना जाना, ये सब सारी जगहों पर जो है पुर्तगालियों का कब्जा देख सकते हो कि कैसे बढ़ रहा था। तो पुर्तगालियों ने पश्चिम भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य कर लिया, और 1531 में चाउल, 1532 में दीव, 1534 में सॉल्सेट, और 1536 में सॉल्सेट और बेसिन, 1536 में क्रेगनोर तथा मैंगलोर, होनावर, भटकल, किन्नौर, क्विलोन, भावनगर तो कब्जा कर लिया। इतने सारे क्षेत्रों पर ही कब्जा कर लिया। उन्होंने कारखानों का ध्रुवीकरण का आरंभ किया। कारखानों का सर्वोच्च स्तर अधिकारी पुर्तगाली दो सम्राट द्वारा नियुक्त होता था। तो इतना जगहों पर जो है देख सकते हो 1534 तक 36 तक जो है कितना दूर तक पुर्तगाली पहुंच चुका था। तो पुर्तगालियों का व्यापार और प्रभुत्व की बात है तो क्या था ये? पुर्तगालियों ने पूर्वी तट के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। कोरोमंडल तट पर स्थित मसूलीपट्टनम, पुलिकट शहरों से वस्त्रादि वस्तुएं इकट्ठा करता था। मलक्का, मनीला इत्यादि पूर्व एशियाई क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए नागपट्टनम पुर्तगाली का एक प्रमुख बंदरगाह था। नागपट्टनम के उत्तर में स्थित सेंट थोम में पुर्तगालियों की बस्ती थी, और बंगाल के शासक महमूद शाह ने पुर्तगालियों को 1536 में चटगांव और सतगांव फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी थी। तो हमारे भी राजा इनको काफ़ी दरिया दिल हुआ करते थे ये लोग, है ना, दरिया रहता था दिल, तो दे दिया करते थे। चटगांव और क्या सतगांव इन्होंने जो है महमूद शाह ने जो है इनको दे दिया, बंगाल का राजा। तो अकबर की अनुमति से हुगली में तथा शाहजहां के फरमान में बुंदेल में भी कारखाने खुले, और 16वीं सदी के दौरान पूर्वी तट पर किलेबंदी नहीं हुई, और 16वीं शताब्दी का आरंभ तक पुर्तगालियों का एशियाई व्यापार और प्रभुत्व जो है बना रहा। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा वीडियो। तो चौथा वीडियो लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू।